डूडू टीवी। मयूर और नीना का एक सुखी परिवार था। एक छोटी बच्ची थी उनकी और मयूर के बूढ़े माँ बाप। पांचों लोग खुशी खुशी एक घर में रहते थे। मयूर के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मनाली में नया नया फार्म हाउस खरीदा था उन्होंने। सब लोग एक हफ्ते की छुट्टियां वहीं मनाने का प्लान कर रहे थे। अरे मेरा लैपटॉप भी रख लेना नीना, मेरा ऑफिस का काम रहेगा। और मेरी नोटबुक भी मम्मी, खूब सारा होमवर्क दिया है टीचर ने मुझे। हाँ हाँ ठीक है, सब कुछ रख लिया है। पापा मम्मी, आपका भी कोई सामान है क्या? नहीं बेटा, सब कुछ मैंने ले लिया है बैग में। रात में अपनी कार से सारे लोग मनाली के लिए निकल गए और अगले दिन दोपहर तक पहुंच गए। फार्म हाउस काफी बड़ा था, सब लोग काफी खुश थे। बड़ा सा गार्डन था, गार्डन में चेयर पे किसी के कपड़े सूख रहे थे। ये देखकर सब चौंक गए, भला किसके कपड़े होंगे? ये किसके कपड़े हैं यहाँ? हमारे अलावा यहाँ कौन है? तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई और एक परछाई पीछे से भागते हुए अंदर आ गई। सब बेहद डर गए, पर ये तो कोई आदमी था। उसने गार्ड की ड्रेस पहन रखी थी, उसके हाथ में गन थी। कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आए? तुम पक्का बहादुर होंगे, बताया था ब्रोकर ने मुझे। सब लोग डरना बंद करो, ये बहादुर है, हमारे फार्म हाउस का गार्ड। अच्छा, आप ही हैं विनायक राय? आपने खरीदा है ये? माफ करना साहेब, कभी देखा नहीं था आपको तो पहचान नहीं पाए। यहाँ चोरों का भी डर रहता है। चलिए आप लोग आराम कीजिए, ये हमार कपड़े हैं, हम ही सुखाए थे, ले जाते हैं यहाँ से। बहादुर कपड़े उठाकर वहां से चला गया। रात हो गई और सब लोग सोने चले गए। रात में नीना की आंख खुली तो उसने देखा कि रिंकी वहां नहीं है। उसने मयूर को उठाया। मयूर उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ भाई? रिंकी देखो, रिंकी यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे कहाँ जाएगी? यहीं होगी, मम्मी पापा के पास गई होगी। मैं देखती हूँ। नीना मम्मी पापा के कमरे में गई, मगर वो दोनों सो रहे थे और रिंकी वहां नहीं थी। बहादुर भी बाहर नहीं था। नीना को बहादुर पर शक हुआ, कहीं वो तो रिंकी को नहीं उठा ले गया। वो गार्डन में आ गई। उसे गार्डन वाले झूले से किसी की आवाज सुनाई दी। झूला अपने आप हिल रहा था, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पास जाकर देखा तो रिंकी किसी से बात कर रही थी और झूले पर झूल रही थी। रिंकी, रिंकी बेटा क्या कर रही हो यहाँ? मैं तो आंटी से बात कर रही थी, वो मुझे झूला झूला रही थी। कौन आंटी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। आपको देखकर वो चली गई। वो बहुत अच्छी है मम्मी। अच्छा चलो कमरे में, तुम्हें नींद आ रही है शायद। नीना ने सुबह ये बात सबको बताई। अरे उसका वहम होगा, बच्ची है वो। हाँ नीना, तुम क्यों फालतू में परेशान होती हो? तभी बहादुर वहां आ जाता है। बहादुर, तुम रात में कहाँ थे? मैंने हर जगह ढूंढा तुम्हें। कल रात काफी अजीब सी आवाजें आ रही थी सड़क से मैडम, तो हम बाहर चले गए थे देखने, इसीलिए नहीं मिले होंगे शायद आपको। आज रात फिर नीना की आंख खुली और उसने देखा रिंकी वहां नहीं है। वो कमरे से निकलकर बाहर चली गई, दूर से खड़े होकर देखने लगी। असल में आज शायद मयूर के मम्मी पापा की आंख भी खुल गई थी और वो गार्डन में टहलने आए थे। तो नीना से पहले वो लोग वहां पर थे। रिंकी आज फिर किसी से बात कर रही थी। बेटा, तुम किससे बात कर रही हो? चलो रात काफी हो गई है, बेटा सो जाओ। आंटी बोल रही है आप यहाँ से चले जाओ, वरना अंकल आ जाएंगे और आपको नहीं छोड़ेंगे। ये पता नहीं क्या बोल रही है। नीना दूर से खड़ी सब कुछ देख रही थी। रिंकी के दादाजी ने जैसे ही रिंकी को झूले से नीचे उतारने के लिए हाथ लगाया, वो दूर जाकर गिर पड़े, मानो कोई बिजली का झटका लगा हो। ये देखकर सब चौंक गए। अचानक एक औरत और एक आदमी वहां प्रकट हो गए। दोनों ने नौकर जैसे कपड़े पहने हुए थे और दोनों की आंखें एकदम लाल।
औरत के बाल इतने लंबे थे जैसे किसी बरगद के पेड़ की जड़ें हों। 8 फीट लंबे बाल और आंखें एकदम लाल। भूत और चुड़ैल का ऐसा रूप किसी ने पहले नहीं देखा था। अचानक उस भूत ने रिंकी के दादा को अपने हाथों में उठाकर हवा में ऊपर फेंक दिया। वो इतने ऊपर चले गए कि दिखने बंद हो गए और थोड़ी देर बाद उनके गिरने की आवाज आई। उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। उस चुड़ैल ने अपने बालों से रिंकी की दादी को पकड़ा और दीवार में दे मारा। खून में लथपथ दादी वहीं जान से हाथ धो बैठी। नीना तेजी से चिल्लाने लगी, कोई बचाओ मेरी बच्ची को, कोई बचाओ, रिंकी, रिंकी। तभी बहादुर और मयूर वहां दौड़े दौड़े आए। बहादुर ने अपनी बंदूक से गोली चला दी। भूत और चुड़ैल वहां से गायब हो गए। मयूर के माँ बाप की मौत हो चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बहादुर बोलने लगा, हमने सुना तो था इनके बारे में। कल रात शायद यही थे बाहर। इनको झूला चुड़ैल और झूला भूत कहते हैं। आजादी से पहले यहाँ अंग्रेजों का बैरक हुआ करता था। उसमें ये दोनों पति पत्नी नौकर थे। पत्नी को झूला झूलने का काफी शौक था, इसलिए वो यहाँ झूला झूलने आती थी। एक बार एक अंग्रेज अफसर ने ये देख लिया और दोनों पति पत्नी को मारकर यहीं बने झूले पे सड़ने के लिए छोड़ दिया। तब से आज तक वो यहीं रहते हैं। मगर उनसे बचने का कोई इलाज तो होगा? सिर्फ एक इलाज है। वो क्या? अगर कल सुबह होते ही ये झूला आप यहाँ के जंगलों में छोड़ आओ तो ही वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, वरना। ठीक है बहादुर, कल सुबह ही हम लोग ये काम करेंगे। वो रात न जाने कैसे काटी उन लोगों ने। नीना तो पूरी रात कांपती रही और रिंकी को अपनी गोद में सुलाए बैठी रही। रिंकी को भी पता चल गया था कि उसको दिखने वाली आंटी कोई अच्छी औरत नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल है जो शायद उसको वश में करके हमेशा के लिए इस दुनिया में वापस आना चाहती थी। सुबह होते ही नीना, बहादुर और मयूर उस झूले को उतारकर हमेशा के लिए जंगल में छोड़ आए। मगर इस पूरे सिलसिले में मयूर ने अपने माँ बाप को खो दिया। लोग कहते हैं मनाली के पास वाले जंगल में वो झूला आज भी पड़ा है और उस पर जो बैठता है वो कभी नहीं उठता। एक पहाड़ी के नीचे घने जंगल के पास धामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास एक मुर्गा था। बोलने को तो वो सिर्फ एक मुर्गा था, लेकिन वो बहुत ही सुंदर था और दिखने में बहुत ही आकर्षक। उसी कारण जो भी उसको देखता सिर्फ उसकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाता था। रामू भी अपने मुर्गे से बहुत प्यार करता था। मुर्गा दिन भर दाना खाते हुए इधर उधर चला जाता था, लेकिन जैसे ही शाम होती थी रामू के पास वापस आ जाता था। पास ही के जंगल में एक तांत्रिक रहता था। वो तांत्रिक भूतों को वश में करने के लिए पिशाच पूजा करता था। रोज एक पेड़ के नीचे भूतों को खाना रख के आता था और उस पेड़ पर एक पिशाच रहता था जो तांत्रिक का रखा हुआ खाना रोज खाता था। ऐसे ही रामू का मुर्गा एक दिन घूमते घूमते जंगल में चला गया और उसी पेड़ के नीचे रखा हुआ खाना खा जाता है। पिशाच मुर्गे को खाना खाते हुए देखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे परेशान करने के लिए उस मुर्गे के शरीर में घुस जाता है। जैसे ही पिशाच मुर्गे के शरीर में घुसता है, मुर्गे की आंखें लाल, मानो जैसे आंखों में खून उतर आया हो, और मुर्गा अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है। जैसे ही कुछ देर में शाम होती है, मुर्गा घर वापस जाता है। मुर्गे को देखकर रामू बोलता है, तुम आ गए? लगता है आज कुछ ज्यादा ही दूर चले गए थे। हाँ? जैसे ही रामू मुर्गे के आने की बात बोलता है, मुर्गा जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है और मुर्गे को ऐसा करते हुए देख रामू बोलता है, अरे इतने गुस्से में क्यों फड़फड़ा रहे हो? मैं तुम्हें डांट थोड़ी रहा हूं, बस पूछ ही तो रहा हूं।
ये सुनकर मुर्गा जोर जोर से कुत्ते की आवाज में रोने लगता है तो कभी बकरे की तरह मैं करने लगता है। उसकी ये सब हरकत रामू को बड़ी अजीब सी लगती है। रामू रात होने के कारण चुपचाप सो जाता है। वहीं एक कल्लू नाम का चोर मुर्गे को दूसरे जानवरों की आवाज निकालते हुए देख लेता है। कल्लू मनी मन सोचता है, अरे वाह, ये मुर्गा तो कुछ खास किस्म का है, तभी तो ये दूसरे जानवरों की भी आवाज निकाल सकता है। अगर इस मुर्गे को मैं चुरा लूं और बाजार में बेच दूं तो मुझे इसकी अच्छी खासी रकम मिलेगी। और मौका देखकर कल्लू चोर रामू के घर से मुर्गा चुरा लेता है और लाकर अपने घर में बाकी जानवरों के साथ रख देता है और फिर से चोरी करने लग जाता है। और सुबह जब कल्लू चोर वापस लौट कर आता है तो कल्लू देखता है उसकी एक बकरी कम है। ये देखकर चोर बोलता है, अच्छा बेटा, चोर के घर में चोरी, किसकी इतनी हिम्मत? आज बताता हूँ कसम से कल्लू चोर के घर में चोरी करने का क्या नतीजा होता है। और कल्लू उस रात चोरी करने ना जाकर वहीं अपने झोपड़ी के आसपास झाड़ियों में छिप जाता है। और जैसे ही रात होती है वो देखता है जो मुर्गा एक दिन पहले चुरा कर लाया था अचानक से जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल हो जाती हैं। और मुर्गा एकदम से उठकर बकरी की गर्दन पर बैठ जाता है और बकरी का खून पीने लगता है। और देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरी बकरी को चट कर जाता है। कालू चोर ये सब देखकर बोलता है, अरे कल्लू बेटा, इस मुर्गे में जरूर कोई भूत है, तभी तो इसमें इतनी शक्ति है कि बकरी के ऊपर बैठकर बकरी कोई हिलने भी नहीं दे रहा है। और इतनी बड़ी बकरी को कुछ ही देर में पूरा चट कर गया। ऐसे तो ये मेरा बहुत नुकसान कर देगा। और क्या पता इस मुर्गे का किसी दिन कहीं मुझे ही ना खा ले। हे भगवान। कल्लू सोचता है कि इससे पीछा छुड़वाने में ही फायदा है। और सुबह होते ही कल्लू कसाई की दुकान में जाकर कसाई को बोलता है, अरे रहीम भाईजान, मेरे पास एक अच्छा मोटा ताजा मुर्गा है, उसे ले लो और जो पैसे देना है दे दो। मुझे आज ही किसी जरूरी काम से अपने गांव जाना है। अच्छा भाई चलो, लेकिन पहले मुझे अपना मुर्गा दिखा दो। रहीम कल्लू की झोपड़ी में जाकर देखता है। उसे मुर्गा बहुत मोटा और अच्छा लगता है। वो उसे खरीद लेता है और मुर्गे को लाकर अपनी दुकान में बाकी सब मुर्गियों के साथ बांध देता है और रात को दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। और अगले दिन जैसे ही वो अपनी दुकान खोलता है देखता है कि उसकी काफी सारी मुर्गियां मरी हुई थी और कुछ तो गायब थी। बस खून और मांस के टुकड़े यहां वहां पड़े थे। रहीम ये सब देखकर बोलता है, मैं तो दुकान बंद करके गया था और किसी ने दुकान खोली भी नहीं। मेरी दुकान में इतना बड़ा नुकसान किसने किया, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, आज दुकान में एक कैमरा छुपा कर लगा देता हूँ। जो भी ये सब करेगा मुझे कल पता चल जाएगा। और वो ऐसा ही करता है। और अगली सुबह जब दुकान खोलता है तो फिर उसे सब बिखरा हुआ और उलट पुलट दिखता है। और इस बात का पता लगाने के लिए वो कैमरे में देखता है। उसे सब समझ आ जाता है और वो तुरंत जंगल के तांत्रिक के पास जाता है। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाए विजय, उससे सारी बात बताता है। रहीम की बात सुनकर तांत्रिक मनी मन सोचता है, ये कहीं वही पिशाच तो नहीं जिसे मैं रोज खाना देता हूँ। तभी तो मैं कहूँ मेरा खाना पिशाच क्यों नहीं खा रहा। इसका मतलब वो पिशाच उस पेड़ को छोड़कर इस मुर्गे में घुस गया है। चलो चलकर देखते हैं। तांत्रिक रहीम के साथ उसकी दुकान पर जाता है
और उस पिशाच को अपनी जादुई शक्तियों से अपने वश में कर लेता है और पिशाच मुर्गे का शरीर छोड़ देता है। मुर्गा मौका देखकर भाग जाता है और अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। मालिक मुर्गे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और दोनों फिर से हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। हंसपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बंसी नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अपने परिवार के साथ रहता था। बंसी सुबह से शाम तक टैक्सी चलाकर पैसे कमाता और उसी से अपना घर भी चलाता। कुछ दिनों से उस गांव में लोगों की खुदकुशी की घटनाएं बढ़ने लगी थी। गांव से दूर एक बड़ी खाई थी। लोग कहते उस खाई में कूदकर लोग अपनी जान दे देते हैं और खुदकुशी का कोई भी कारण नहीं होता। इस बात से गांव के लोग काफी डरे हुए थे। एक रात बंसी अपनी टैक्सी लेकर गांव के चौराहे पर खड़ा होता है। तभी गांव का एक आदमी वहां आता है और बंसी से कहता है, सुनो बंसी भाई, शहर चलोगे क्या? अभी बहुत अंधेरा हो गया है। अंधेरे में मुझे डर लगता है। बंसी भाई, मुझे बहुत जरूरी काम से शहर जाना है। चाहो तो मैं तुम्हें आने जाने का डबल किराया दूंगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी। डबल किराया मिलने के कारण बंसी शहर जाने को तैयार हो जाता है। ठीक है, बैठ जाइए। आपको जाने की बड़ी जल्दी है, चलो पहुंचा देता हूं। बंसी टैक्सी लेकर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। वहां अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही आगे खाई आने वाली होती है, बंसी टैक्सी की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे वो आदमी डर जाता है और बंसी से कहता है, भाई गाड़ी की स्पीड कम करो भाई। डर के कारण तुम इतनी तेज भी ना चलाओ, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे भाई साहब, आगे वो खाई है ना, मुझे उससे डर लगता है। वहां जाकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मेरे भाई की मौत भी उसी खाई में हुई थी। वहां तो लोग बिना काम के खुदकुशी करने जाते हैं, उनसे क्या डरना। वो थोड़ी ना हमें भूत बनकर मारने वाले हैं। और तभी बंसी की गाड़ी की स्पीड और तेज हो जाती है। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, गाड़ी की स्पीड कम करो। तुम तो और बढ़ाए जा रहे हो। स्पीड कम करो, नहीं तो हम खाई में गिर जाएंगे। मुझे शहर जाना है, स्वर्ग नहीं। तभी बंसी की आंखें लाल होने लगती हैं और बंसी भूत में बदल जाता है। मैं तुझे स्वर्ग नहीं, नर्क पहुंचा दूंगा, क्योंकि नर्क तक जाने वाली टैक्सी रवाना हो चुकी है। और स्पीड से गाड़ी खाई में गिर जाती है। अगली सुबह बंसी घबराया हुआ नींद से उठता है। उसकी माँ उससे कहती है, इतना क्यों डरा हुआ है? लगता है आज भी तूने कोई बुरा सपना देख लिया। लेकिन बंसी माँ की बात का कोई जवाब नहीं देता और तैयार होकर बाहर चला जाता है और टैक्सी लेकर खाई के रास्ते चला जाता है। तभी वहां उसे कुछ लोगों की भीड़ दिखाई देती है। बंसी भीड़ के पास जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां उसी इंसान की लाश दिखाई देती है जिसे वो रात को ले जा रहा था। ये देखकर बंसी बहुत डर जाता है और शाम को जल्दी घर वापस आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आज भी खाई के पास एक इंसान की लाश मिली, जिसे कल रात सपने में मैं उसे शहर ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी की स्पीड बहुत बढ़ गई और टैक्सी सीधे खाई में गिर गई। माँ, मुझे लग रहा है लोग खुदकुशी नहीं, बल्कि मैं उन्हें मार रहा हूँ। माँ, अरे बेटा, ये सब तेरे मन का वहम है। उस खाई से तू बहुत डरता है, इसलिए तू ऐसे बुरे सपने देखता है। अगर तूने उन्हें मारा होता तो तुम कैसे जीवित हो, और टैक्सी भी सही सलामत है। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा माँ, क्या सच है और क्या झूठ है। यह कहकर बंसी सो जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, बंसी नींद में ही चलकर घर से बाहर आ जाता है और टैक्सी लेकर गांव के चौराहे पर आ जाता है।
गांव के ठाकुर का लड़का वहां से अपनी गाड़ी में जा रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी चौराहे पर बंद हो जाती है। फिर वहां बंसी आकर उससे कहता है, मैं कुछ मदद करूं छोटे ठाकुर? बंसी की भूत जैसी लाल आंखें देखकर वो कहता है, नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी दूसरी गाड़ी से चला जाऊंगा। वैसे भी ऐसी भूत जैसी मनहूस शक्ल देखकर कौन तुमसे मदद लेगा? चलो निकलो यहां से। ठाकुर का लड़का यह कहकर वहां से जा ही रहा होता है कि बंसी एकदम ही भूत के रूप में आ जाता है और बंसी उसे उठाकर टैक्सी में डाल देता है और तेज स्पीड से टैक्सी को खाई में गिरा देता है। अगली सुबह बंसी फिर डरा हुआ उठता है और उठते ही उसकी मां से कहता है कि सपने में उसने आज ठाकुर के लड़के को खाई में डाला है। तभी बंसी का दोस्त अशोक वहां आकर बंसी से कहता है, बंसी भाई, पता है आज ठाकुर के लड़के ने खाई में जाकर खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर बंसी और उसकी मां हैरान हो जाते हैं। इन घटनाओं से परेशान बंसी अशोक से कहता है, भाई अशोक, मुझ में जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं अब टैक्सी नहीं चलाऊंगा। ये लो चाबी, अब से तुम ही टैक्सी चलाना। उसके बाद बंसी पूरे दिन घर में ही रहता है, लेकिन फिर भी खाई में गिरकर एक आदमी की मौत हो जाती है और अशोक को भी डरावने सपने आने लगते हैं। इसके बाद बंसी समझ जाता है कि गड़बड़ टैक्सी के साथ है। भाई अशोक, ये टैक्सी भूतिया है, इसने ही इतने लोगों की जान ली है। इसका जल्दी कोई उपाय करना पड़ेगा। मैं एक ज्ञानी बाबा को जानता हूं, उनसे चलकर बात करते हैं। बंसी और अशोक उस बाबा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं, जिसके बाद बाबा उन्हें अभिमंत्रित राख और ताबीज देते हुए कहता है, ये राख तुम अपनी टैक्सी में फूंक देना। उसके बाद अगर कोई भूत प्रेत होगा तो वो तुम्हें दिखाई देगा और यह ताबीज तुम अपने गले में बांध लेना, जिससे वो तुम पर कभी हावी नहीं हो पाएगा। इसके बाद दोनों घर पर चले आते हैं। फिर बंसी अपने गले में ताबीज पहन लेता है और गाड़ी में जाकर राख से फूंक मार देता है। फूंक मारते ही टैक्सी में तेज रोशनी होती है और रोशनी के साथ चीखता हुआ भूत टैक्सी में आ जाता है। भूत को सामने देखकर बंसी डर जाता है। डरो मत बंसी, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आओ गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा। मुझे पता है तुमने मेरे हाथों बहुत लोगों की जान ली है, तो मुझे भी मार दोगे। मैंने उन लोगों को मारा है जो मेरे कातिल थे। तुम तो मेरे भाई हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बंसी गाड़ी में बैठता है और भूत से कहता है, तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था, फिर तुम्हारे कातिल कैसे? इस गांव में पहले मैं टैक्सी चलाता था। ठाकुर को मैं हमेशा शहर छोड़ने जाया करता था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ठाकुर के पास खुद की गाड़ी है, फिर भी वो टैक्सी से शहर क्यों जाता है। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि ठाकुर गांव के जंगल से जानवरों का शिकार करता है और उनके अंगों की तस्करी शहर में करता है। एक दिन ठाकुर की शिकायत मैं पुलिस स्टेशन में करने जा रहा था, तभी ठाकुर ने गांव के गुंडे भिजवाकर मुझे मरवा दिया और मेरी लाश को खाई में फेंक दिया। मैंने सबसे बदला ले लिया है, सिर्फ ठाकुर बाकी है। अपने भाई की बातें सुनकर बंसी की आंखों में पानी आ जाता है। भैया, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। आपका बदला अब मैं पूरा करूंगा। नहीं, मैं अपना बदला खुद लूंगा। तुम अपने हाथ खून से खराब मत करो। फिर दूसरे दिन बंसी ठाकुर के घर जाता है और कहता है, ठाकुर जी, कल रात को आपका बेटा मेरे सपने में आया था, कह रहा था वो आपसे मिलना चाहता है, उसकी कुछ आखिरी ख्वाहिश बाकी है। क्या ख्वाहिश बाकी है उसकी? कहां मिलना चाहता है वो मुझसे? चलो, आज रात आप मेरे साथ टैक्सी में चलिए। एक ज्ञानी बाबा जी का मंदिर है, वहीं आपके बेटे की आत्मा है।
वहां आप दोनों बातें कर लीजिए। ठाकुर को बंसी की बातों पर यकीन नहीं होता है और वो वहीं खड़ा रहता है। बंसी ठाकुर की खामोशी का मतलब समझ जाता है और अपनी जेब से एक पीले रंग की अंगूठी निकालकर दिखाता है। ठाकुर झट से वो अंगूठी उठाकर देखता है और समझ जाता है कि बंसी सही बोल रहा है, क्योंकि वो अंगूठी ठाकुर के बेटे की होती है। ठीक है। शाम को ठाकुर टैक्सी में बैठ जाता है। बंसी अपने गले में से ताबीज निकालकर फेंक देता है और फिर उसके भाई का भूत उसके अंदर घुस जाता है। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। घबराकर ठाकुर बंसी से कहता है, बंसी, गाड़ी धीरे चला रे, मुझे लड़के के पास जाना है, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछने, ऊपर नहीं। बंसी पूरी तरह से भूत बन जाता है और कहता है, तेरे बेटे को तेरी बहुत याद आ रही है, इसीलिए उसकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तू उसके पास ऊपर चला जाए। कौन हो तुम? भूत अपना चेहरा उसे दिखाता है और कहता है, मैं वही टैक्सी वाला हूं जिसे तूने मरवा कर खाई में फेंक दिया था, लेकिन आज तेरी बारी है। और टैक्सी जोर से खाई में गिर जाती है। उस दिन के बाद गांव में किसी की मौत नहीं होती और बंसी भी अपनी मां के साथ खुशी खुशी टैक्सी चलाता है।